वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीडियाट्रिक में हम जीआई सिस्टम लेने वाले हैं। आज जीआई सिस्टम में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में कवर किए जाते हैं उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो पीवाईक्यू है बहुत सारी उनमें, तो हम आज डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एडेड विद ORS टू कंट्रोल डायरिया। इनमें से कौन सा ORS के साथ ऐड किया जाता है डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इनमें से जो ऐड किया जाता है ORS के साथ वो है ऑप्शन सी जिंक। जिंक को ORS के साथ क्यों ऐड किया जाता है ये हम देखते हैं। बात करें जिंक की, जिंक को ORS के साथ ऐड किया जाता है। बात करें जिंक की, तो जिंक जो होता है वो डिक्रीज करता है सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायरिया। ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, डायरिया के ड्यूरेशन को और उसकी सीवियरिटी को कम करने का काम करता है जिंक। इसके अलावा इसका और भी काम है इंक्रीज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाता है जिससे कि रीअक्रेंस ना हो डायरिया का। और अगर इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, डैमेज हुआ हो, तो उसको रीग्रोथ करने में भी हेल्प करता है जिंक। इसीलिए जिंक को ORS के साथ ऐड किया जाता है। बात करें इसकी डोज की, डोज ऑफ जिंक, डोज ऑफ जिंक की बात करें तो वो होती है 6 मंथ से छोटे के लिए होती है 10 माइक्रोग्राम पर डे, और 6 महीने से बड़े वालों के लिए होती है 20 माइक्रोग्राम पर डे। 2 सप्ताह के लिए दी जाती है ये इसकी डोज होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि ORS के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाता है, तो वो है जिंक। और जिंक को क्यों ऐड करते हैं वो भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स नीड टू बी अवॉइडेड इन ए कंडीशन इन ए चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ में इनमें से कौन से फूड आइटम्स को अवॉइड किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है राई, ऑप्शन सी है ओट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द देम। वीट, राई, ओट, ऑल ऑफ दीज। तो बात करें सीलियक डिजीज़ में, सीलियक डिजीज़ में ये तीनों ही फूड अवॉइड किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं तीनों के तीनों। बात करें सीलियक डिजीज़ के बारे में, सीलियक डिजीज़ इम्पोर्टेंट है ये भी, इसमें से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में लगभग। सीलियक डिजीज़ या फिर इसी को कहते हैं सीलियक स्प्रू। इसी का ही दूसरा नाम है ग्लूटीन एंटेरोपैथी। इसके 3 नाम है, सीलियक डिजीज, सीलियक स्प्रू या फिर इसको ग्लूटीन एंटेरोपैथी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी पेशेंट को एलर्जी होती है ग्लूटीन प्रोटीन से, कोई भी पेशेंट है उसको ग्लूटीन प्रोटीन से अगर एलर्जी है तो उनमें ये फूड अवॉइड किए जाते हैं जिन्हें हम BROW ब्रो से डिनोट कर सकते हैं, जिनमें है बार्ले जिसे हम जो कहते हैं हिंदी में, R राई, O से ओट्स, W से वीट गेहूँ। ये चारों ही फूड अवॉइड किए जाते हैं सीलियक डिजीज़ में।
बात करिए इसमें होता क्या है सीलिएक डिजीज़ में, इसकी पैथोलॉजी क्या है। जब भी कभी पेशेंट अगर कंज्यूम करता है ग्लूटेन प्रोटीन अगर कंज्यूम करता है, ग्लूटेन प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद में जो टी सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे कि जो इंटेस्टाइनल विलाई है वो डैमेज हो जाती है और जो एंटीबॉडीज़ है बॉडी की वो इंटेस्टाइनल विलाई को डिस्ट्रक्ट करने लग जाती है। तो इसमें ये चारों ही फूड अवॉइड किए जाते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना होता है, जब कभी भी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मैनेजमेंट, ग्लूटेन प्रोटीन को अवॉइड करना है और कोई भी अगर पैक्ड फूड ले तो उनमें इन सभी इंग्रेडिएंट को देख लेना है कि ये इंग्रेडिएंट इसमें है या नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ बात करें हम, कौन कौन से फूड अलाउड होते हैं और कौन कौन से नहीं। फूड अलाउड की बात करें तो राइस अलाउड होता है, मिलेट्स जो बाजरा होता है वो अलाउड होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट अलाउड होते हैं, पल्सेज अलाउड होती है, एग, फिश ये सभी अलाउड होते हैं। बात करें इनमें कौन कौन से अलाउड नहीं होते हैं, नॉट अलाउड। सीलिएक डिजीज में कौन कौन से फूड अलाउड नहीं होते हैं, तो हमने देखा बार्ले, राई, ओट्स, वीट, इसके बाद में देखे बिस्किट, क्योंकि बिस्किट में भी वीट की कंसंट्रेशन आती है, इसीलिए ब्रेड, टोस्ट जिनमें भी इनकी बार्ले, राई, ओट या वीट की कोई भी मात्रा आती हो उन सभी फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन देखा सीलिएक डिजीज़ से रिलेटेड, तो सीलिएक डिजीज़ से रिलेटेड देखा कि कौन कौन से फूड अवॉइड करते हैं, तो ये तीनों ही फूड हम उसमें अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट। इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है डायरिया में एक इन्फेंट के लिए। इससे रिलेटेड बात करें तो इसमें ऑप्शन में है ORS, शुगर वाटर, साल्ट वाटर और IV डेक्सट्रोज। ये चारों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हम एक इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस बतानी है। सबसे पहले हम क्या देना प्रीफर करेंगे, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए ORS। चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या फिर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ORS भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है एग्जाम्स में। बात करें ORS की, ORS की बात करते हैं हम। ORS सबसे पहले बात करिए तो ORS का जो पैकेट आता है उसको हमेशा 1 लीटर वाटर में मिक्स करना होता है, उसके बाद में हम यूज़ लेते हैं। बात करें ORS को कितने टाइम तक हम यूज़ ले सकते हैं। ORS सॉल्यूशन यूज्ड अप टू 24 आवर। हम ORS के सॉल्यूशन बनाने के बाद में हम उसको 24 घंटे तक ही यूज़ ले सकते हैं। 24 घंटे बाद में हम उसको यूज़ नहीं करना है। ORS बात करें ORS के जो कंपोजिशन होते हैं उसकी, कंपोजिशन ऑफ ORS में क्या क्या मिला हुआ होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो बात करें इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा हम बात करें ट्राई सोडियम सिट्रेट भी होता है,
NaCl की बात करें तो वो होता है 2.6 ग्राम। एक ORS के पैकेट की बात कर रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो वो होता है 1.5 ग्राम। ट्राई सोडियम सिट्रेट की बात करें तो वो होता है 2.9 ग्राम। इसके अलावा हम बात करें तो ग्लूकोज भी होता है जो कि होता है 13.5 ग्राम। और लास्ट हम बात करें इसकी टोटल अमाउंट की तो टोटल होता है ये सभी मिला के टोटल होते हैं 20.5 ग्राम। इसमें ये सोलवेंट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कौन कौन से कंपोनेंट ORS में इंक्लूडेड होते हैं। आपको ऑप्शन में होंगे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और ट्राई सोडियम सिट्रेट। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ मैग्नीशियम जो क्लोराइड होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके जो अमाउंट है वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि कितने अमाउंट में NaCl होता है, कितने में पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आप चाहो तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो आपके। नेक्स्ट बात करें ऑस्मोलरिटी, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ORS से। ऑस्मोलरिटी ऑफ ORS, ऑस्मोलरिटी ऑफ ORS। तो जो ऑस्मोलरिटी होती है ORS की वो होती है 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है आपके पास। 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो कि ऑस्मोलरिटी होती है ORS की। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और नॉर्थ-सेट के एग्ज़ाम्स के हिसाब से ORS बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी ऑस्मोलरिटी, इसके कंपोजिशन की मात्रा, ये सभी आपसे पूछी जा सकती है। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑस्मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है जैसे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और सिट्रेट, तो इनकी ऑस्मोलरिटी भी कितनी मात्रा में इन्वॉल्व होती है उनकी बात कर लेते हैं। ऑस्मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्मोलरिटी ऑफ ORS इलेक्ट्रोलाइट, इनकी बात करें हम। सोडियम की बात करें तो वो होता है, उसकी होती है 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बात करें ग्लूकोज की, उसकी भी होती है 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लोराइड की होती है 65 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पोटेशियम की बात करें तो वो होती है 20 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और लास्ट हम बात करें सिट्रेट की तो उसकी होती है 10 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये हमने यहाँ पे देखी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन, ऑस्मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो इन्वॉल्व होते हैं ORS में। इससे पहले हमने देखा था ऑस्मोलरिटी ऑफ ORS की ऑस्मोलरिटी होती है 245 मिली ऑस्मोल लीटर। और हमने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोलाइट भी देख लिया, इसका कंपोजिशन भी देख लिया है। जो आपने यहाँ देखा सोडियम और ग्लूकोज की जो रेशो है ऑस्मोलरिटी का वो इक्वल है 1:1। एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जो होता है उसको ORS में क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है। तो आप सभी का एक कॉमन सा आंसर होगा कि एनर्जी देने के लिए, जबकि इसका जो बेटर आंसर है वो होगा कि जो ORS है वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसके थ्रू? SGLT चैनल के थ्रू। जो ग्लूकोज होता है ORS में हेल्प करता है बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय द फंक्शनिंग ऑफ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट चैनल। ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट चैनल को एक्टिवेट करके सोडियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है।
तो आप इसको नोट कर लें, ग्लूकोज इन द ORS। यहाँ एनर्जी के अलावा ये सबसे बड़ा फंक्शन है ORS में, मेन फंक्शन ये है ORS में ग्लूकोज को ऐड करने का। ग्लूकोज इन द ORS हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाई एक्टिवेटिंग SGLT चैनल। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट चैनल इसको एक्टिवेट करके सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो हमने यहाँ पे ORS को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और ये ORS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको बता दूं यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ऑस्मोलैरिटी ऑफ ORS, इसके अलावा इसके जो कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है। ORS को कितने टाइम तक यूज़ लेना है ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो हम इनिशियल मैनेजमेंट के रूप में डायरिया के ORS को काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन A ORS। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A congenital condition in which abdominal content protrude through the defect in the abdominal wall and is not covered with sac is called। इसमें पूछा गया है कि एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें जो एब्डोमिनल जो कंटेंट है, एब्डोमिनल जो पार्ट्स हैं वो प्रोट्रूड का मतलब है बाहर निकल रहे हैं थ्रू ए डिफेक्ट, एक डिफेक्ट के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। डिफेक्ट इन एब्डोमिनल वाल में एक डिफेक्ट है जिसके थ्रू एब्डोमेन के पार्ट्स बाहर निकल रहे हैं। एंड इज़ नॉट कवर्ड विथ सेक, वो किसी भी सेक के थ्रू या किसी भी कवरिंग के थ्रू कवर्ड नहीं है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन है ओम्पेलोसील, ऑप्शन बी अम्लाइकल हर्निया, ऑप्शन सी गैस्ट्रोसियासिस, ऑप्शन डी एब्डोमिनल हर्निया। यहाँ 2 कंडीशन देखने को मिलती है। पहले हम लोग दोनों कंडीशन डिस्कस कर लें, उसके बाद में आंसर देखेंगे। एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट में 2 कंडीशन देखने को मिलती है जो कि एबनॉर्मल ओपनिंग होती है एब्डोमेन में। सबसे पहले कंडीशन देखिए ओम्पेलोसील। ओम्पेलोसील ओम्पेलोसील की बात करें तो इसमें ओपनिंग एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस। अम्लाइकस के लेवल पे एब्डोमेन में एक एब्डोमिनल ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं ओम्पेलोसील। इसके बाद में ओम्पेलोसील के बारे में बात करें और तो जो ऑर्गन जो प्रोट्रूड होते हैं, ऑर्गन प्रोट्रूड थ्रू ओम्पेलोसील आर कवर्ड बाय ए सैक। जो ओम्पेलोसील में जो भी ओम्पेलोसील की जो है जो एब्डोमिनल पार्ट्स बाहर निकले होते हैं, प्रोट्रूड होते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं। ओम्पेलोसील और गैस्ट्रोसियासिस में यही डिफरेंस है। इसमें अम्लाइकस के लेवल पे एब्नॉर्मल ओपनिंग होती है और उस एब्नॉर्मल ओपनिंग के थ्रू जो भी एब्डोमिनल पार्ट्स बाहर निकले हुए होते हैं वो एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस कवरिंग के थ्रू कवर्ड होते हैं। जबकि हम नेक्स्ट बात करें गैस्ट्रोसियासिस, जो दूसरी कंडीशन होती है एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट में ही, वो होती है गैस्ट्रोसियासिस। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक एब्नॉर्मल
ओपनिंग होती है, एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट लेटरल टू द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के लेटरल पार्ट पे लेटरली एक एब्डोमिनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल वाल पे, जिसे हम गैस्ट्रोसियासिस कहते हैं। और इस ओपनिंग के थ्रू जो भी पार्ट प्रेजेंटिंग जो पार्ट हैं, एब्डोमेन के पार्ट्स हैं, वो बाहर निकले हुए होते हैं, वो किसी भी ट्रांसपर्ड मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड नहीं होते हैं, डायरेक्टली एनवायरनमेंट से एक्सपोज होते हैं। तो यहाँ जो हमने ओम्पेलोसील में देखा था उसका जस्ट विपरीत है। यहाँ पे ऑर्गन प्रोट्रूडेड डायरेक्टली exposed to the environment. And not covered by any covering. किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू कवर नहीं होते हैं और डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं। तो यहाँ हमने हमें ओम्पेलोसील और गैस्ट्रोसील के बारे में बात किया। ओम्पेलोसील एक बार फिर डिस्कस करें तो ओम्पेलोसील में एबनॉर्मल ओपनिंग होती है एब्डोमिनल वाल पे, जो कि अम्बलाइकस के लेवल पे होती है। इसमें जो भी ओपनिंग के थ्रू जो भी एब्डोमिनल पार्ट्स हैं जो प्रोट्रूड होते हैं, वो एक ट्रांसपर्ड मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं। जबकि हम बात करें गैस्ट्रोसियासिस की, उसमें भी एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जो कि लेटरल होती है अम्बलाइकस से। इसमें जो भी प्रोट्रूड ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट से, किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं। इसका एक टेस्ट भी होता है जो आपसे डिस्कस करें हम तो डिस्कस करें यहाँ पे। तो इसका डायग्नोसिस में हम जब एंटीनेटल डायग्नोसिस की बात करते हैं, क्योंकि पोस्ट नेटल तो हम डायरेक्टली फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इंस्पेक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं कि एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट है। लेकिन जो भी एंटीनेटल बात करें तो एंटीनेटल में मैटरनल एल्फा फीटोप्रोटीन जिसका लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज होता है, जो कि इंडिकेट करता है एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट को और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। अगर ये ही मैटरनल एल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो तो वो डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हमने इसका डायग्नोसिस देखा और दोनों के बारे में इसकी डेफिनेशन और इसमें कवरिंग होती है या नहीं ये देखा। तो अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, एब्डोमेन का कंटेंट बाहर निकले हुए होते हैं और जो भी कंटेंट बाहर हैं वो किसी भी कवरिंग से कवर्ड नहीं है। तो ये कंडीशन हमने देखी गैस्ट्रोसियासिस में। ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि ओम्पेलोसील में तो कवर्ड होते हैं और अम्बलाइकस के लेवल पे होता ही ओपनिंग। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी गैस्ट्रोसियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। चाइल्ड इज फॉलिंग टू पास मेकोनियम एंड देयर इज प्रोवाइडेड प्रोट्रूड सॉरी यहाँ पे प्रोवाइडेड की जगह प्रोट्रूज्ड एब्डोमेन। चाइल्ड इज पासिंग रिबन लाइक स्टूल, देयर आर द टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। एक चाइल्ड है जो मेकोनियम पास नहीं कर पाया है और जो एब्डोमेन है वो प्रोट्रूड मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, डिस्टेंडेड है एब्डोमेन। चाइल्ड जो पास कर रहा है रिबन लाइक स्टूल पास कर रहा है, जैसे बिल्कुल रिबन की जैसे स्टूल पास कर रहा है। तो ये कौन सी ये जो फीचर दे रखे हैं वो कौन सी डिजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ऑप्शन बी है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ऑप्शन डी है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। सबसे पहले वापस देखें एक बार हम
तो बच्चा मेकोनियम पास नहीं कर पाया है, तो ऐसा हिस्परंग डिजीज में देखने को मिलता है। हम एक कंडीशन डिस्कस करें यहाँ पे, हिस्परंग डिजीज। हिस्परंग्स डिजीज, इसी को एंगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी बोला जाता है। इसी को एंगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन कहा जाता है। अब ये कंडीशन होती क्या है, इसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। इंट्रायूटेराइन जब भी जीआईटी का फॉर्मेशन होता है तो सभी पार्ट में एक गैंग्लियोनिक नर्व सप्लाई होती है, लेकिन इस डिफेक्ट के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एक गैंग्लियोनिक, मतलब जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होते हैं वो पेरास्टालसिस के मोमेंट को चालू रखते हैं, पेरास्टालसिस कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो एब्सेंट होते हैं। इनकी वजह से प्रॉपर पेरास्टालसिस नहीं होता है। पेरास्टालसिस नहीं होने की वजह से जो फूड पार्टिकल है वो अक्यूमुलेट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो डायलेटेड होती है, इसीलिए हम उसको मेगाकोलोन कहते हैं। मेगाकोलोन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ इकट्ठा होता जाता है स्टूल, इसीलिए वो डायलेट हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम मेगाकोलोन कहते हैं। बात करें इसकी ईटियोलॉजी की, तो कोई अननोन ईटियोलॉजी है। इम्पोर्टेंट इसके जो असेसमेंट फाइंडिंग की बात करें, असेसमेंट फाइंडिंग की बात करें मेगाकोलोन की, एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन की, तो नियोनेट और इन्फेंट में क्या होता है, unable to pass meconium within 48 आवर, 50 घंटे के अंदर अंदर स्टूल पास नहीं कर पाता है। इसी की वजह से क्या होता है, एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन, और मेकोनियम पास नहीं कर पाता है। इसी कारण से पुअर फीडिंग होती है और वोमिटिंग होती है। ओल्डर चाइल्ड में बात करें हम, तो इनमें देखने को मिलता है ग्रोथ रिटार्डेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और रिबन साइन। रिबन लाइक स्टूल पास करता है, क्योंकि हार्ड स्टूल हो जाता है बड़ा, क्योंकि पेरास्टालसिस नहीं हो रहा है, इसी वजह से रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। कभी कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें ब्लास्ट साइन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा फोर्सफुल स्टूल पास आउट करने की कोशिश करेगा, इसी वजह से एक्सपल्सन होगा स्टूल का विथ फोर्सफुली, तो ये ब्लास्ट साइन भी इसमें देखने को मिलता है। ब्लास्ट साइन इंपॉर्टेंट है, ये रिबन लाइक स्टूल और ब्लास्ट साइन दोनों ही। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा,
तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, जिसको हम हिस्परंग डिजीज भी कहते हैं, ऑप्शन सी। इसमें एक बार फिर बता दूं कि जो नॉर्मली गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन इस कंडीशन में इंट्रायूट्राइन लाइफ में किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को लार्ज इंटेस्टाइन को गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर रिसीव नहीं होते हैं, इसी की वजह से वहाँ पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होते हैं। पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होने की वजह से जो भी नियोनेट इन्फेंट है वो 48 आवर के अंदर अंदर मेकोनियम पास नहीं कर पाता है। इसी की वजह से जो यहाँ दे रखा है प्रोवाइडेड नहीं है, डिस्टेंशन है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन वो देखने को मिलता है। और रिबन लाइक स्टूल, क्योंकि लंबे टाइम तक स्टूल इकट्ठा रहेगा तो हार्ड होने की वजह से बिल्कुल रिबन लाइक, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड है, कोई पेरिस्टाल्सिस नहीं है, फोर्सफुल प्रेशर के साथ फोर्सफुली स्टूल पास हो रहा है, इसीलिए रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। सोया बेस्ड फॉर्मूलाज आर गिवन टू ए चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया बिकॉज। सोया बेस्ड फॉर्मूला दिया जा रहा है एक चाइल्ड को जो कि डायरिया से सफर्ड है। डायरिया बिकॉज, क्योंकि क्यों दिया जा रहा है सोया बेस्ड फॉर्मूला, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन है मिल्क बेस्ड फॉर्मूला में कोज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन एंड ब्लीडिंग। ऑप्शन बी है सप्लाई, ऑप्शन बी है सप्लाई डिफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट नीडेड फॉर चाइल्ड, इलेक्ट्रोलाइट जो नीड है उनकी सप्लाई कम है। ऑप्शन सी, देयर इंटेस्टाइन आर अनेबल टू डाइजेस्ट नॉर्मल फैट, क्योंकि इनकी जो इंटेस्टाइन है वो अनेबल है डाइजेस्ट करने में नॉर्मल फैट को। ऑप्शन डी है देयर लैक्टेज एक्टिविटी इज डिक्रीज। सोया बेस्ड फॉर्मूला एक ही बीमारी में दिया जाता है, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी अनेबल होती है, एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम। इसी की वजह से सोया बेस्ड फॉर्मूला दिया जाता है। तो इसकी बात करें हम लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हमें, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, मिल्क देंगे तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए बार बार अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा डायरिया के रूप में। जो डिफेक्ट होता है वो मोस्टली क्रोमोसोम नंबर 2 जो होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। जो बच्चा है वो लैक्टोज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसके लिए हम बच्चे को सोया बेस्ड फॉर्मूला प्रोवाइड कराते हैं। इन दिस कंडीशन अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड लैक्टोज फ्री फूड, लैक्टोज फ्री फॉर्मूला फीड प्रोवाइड करते हैं जो कि सोया बेस्ड फॉर्मूला फीड होता है।
सोया बेस्ड फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं जिसमें लैक्टोज नहीं होता है। तो जो एक क्वेश्चन था जिसमें एक बच्चा है जिसको सोया बेस्ड फॉर्मूला प्रोवाइड किया जाता है, जो डायरिया से सफर्ड है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देयर लैक्टेज एक्टिविटी इज डिक्रीज। इसमें लैक्टेज एंजाइम डिफिशिएंट है, जिसकी वजह से वो मिल्क में जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको रिप्लेस करके सोया बेस्ड फॉर्मूला प्रोवाइड किया जा रहा है इस कंडीशन में। तो इसका ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द 3C साइन ऑफ इसोफेजियल अट्रेसिया विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। जो TEF है उसमें जो 3C साइन प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से इन्वॉल्व है? ऑप्शन ए है कपिंग, ऑप्शन बी है चोकिंग, ऑप्शन सी है साइनोसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो बात करें इसोफेजियल अट्रेसिया विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला की, तो जो 3C साइन होते हैं उसमें तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, 3C साइन। तो ऑप्शन डी राइट होने वाला है इसमें। वैसे तो बात करें हम यहाँ पे, होती क्या है कंडीशन, इसोफेजियल अट्रेसिया और ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसोफेजियल अट्रेसिया, इसोफेजियल अट्रेसिया का मीन्स होता है अनेबल टू फॉर्म। जो इसोफेगस है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई है, फेलियर टू इसोफेगस टू फॉर्म एज कंटिन्यू। जो इसोफेगस है नॉर्मली जो अपना पाथवे है फेरिंग से स्टोमक तक का, उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है और रास्ते में ही इनकम्प्लीटली, जैसे माउथ यहाँ से इसोफेगस चलती है लास्ट स्टोमक तक जाती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होती है, ये आगे जाके पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और यहीं पे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम अट्रेसिया की कंडीशन कहते हैं, इसोफेजियल अट्रेसिया। नेक्स्ट बात करें ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, TEF, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रेकिया और इसोफेगस होती है, जैसे ये ट्रेकिया आगे से निकलता है और उसके पीछे इसोफेगस होती है नॉर्मली, ये इसोफेगस और ये ट्रेकिया। जो इसोफेजियल ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला है, इस कंडीशन में जो ट्रेकिया और इसोफेगस है वो बीच से एक फिस्टुला क्रिएट कर लेती है और आपस में जॉइंट हो जाती है। जो इसोफेजियल अट्रेसिया और ट्रेकियोइसोफेजियल कंडीशन फिस्टुला की 5 कंडीशन होती है, वो 5 कंडीशन में आपके साथ डिस्कस करूं तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें जिसमें ओनली इसोफेजियल अट्रेसिया प्रेजेंट होता है। फर्स्ट कंडीशन, इसमें नॉर्मली ये ट्रेकिया है, जो इसोफेगस है पीछे तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ये। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो इसोफेजियल अट्रेसिया के साथ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला प्रेजेंट होता है अपर पार्ट से। जो अपर पार्ट होता है इसोफेगस का वो फिस्टुला क्रिएट करता है। ये पर ट्रेकिया और जो ये इसोफेगस आती है ऊपर से, क्या एबनॉर्मली यहाँ फिस्टुला क्रिएट कर लेती है और नीचे का भाग नीचे सेपरेट प्रेजेंट होता है। ये दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरी कंडीशन में, जैसे पिछली वाली कंडीशन में अपर पार्ट बनाया था, वैसे ही इस कंडीशन में जो लोअर पार्ट होगा इसोफेगस का वो फिस्टुला क्रिएट कर लेगा। ये लोअर पार्ट फिस्टुला क्रिएट कर लेगा नीचे से।
बात करें फोर्थ कंडीशन की, तो फोर्थ कंडीशन में अपर और लोअर पार्ट दोनों ही ट्रेकिया के साथ पिस्टुला क्रिएट कर लेते हैं। ये अपर इसोफेगस, ये लोअर इसोफेगस, ये दोनों जगह से ही पिस्टुला बन गया है यहाँ पे। पांचवी कंडीशन की बात करें तो ये ट्रेकिया नॉर्मली, और जो इसोफेगस होती है वो एच शेप में पिस्टुला क्रिएट कर लेती है। यहाँ पे एट्रेसिया एब्सेंट होता है फिफ्थ कंडीशन के अंदर। ये पांचों ही कंडीशन आपके सामने है। एक में इसोफेगल एट्रेसिया है जिसमें पिस्टुला एब्सेंट है, एक में अपर साइड का जो इसोफेगस है वो पिस्टुला क्रिएट कर रही है, एक में लोअर इसोफेगस, एक में दोनों, और जो लास्ट वाली कंडीशन है जिसको एच टाइप कहा जाता है उसमें एट्रेसिया एब्सेंट होता है। जो इसमें हमने 3C साइन देखे वो इम्पोर्टेंट है। 3C साइन असेसमेंट की बात करें तो क्योंकि इसमें नॉर्मली जब बच्चा फीड करता है तो यहाँ पिस्टुला की कंडीशन की वजह से और एट्रेसिया की कंडीशन की वजह से जो मिल्क होता है वो आगे नहीं जा पाता है इसोफेगल एट्रेसिया की वजह से, और वो ट्रेकिया में एस्पायरेट हो जाता है पिस्टुला की वजह से। इसीलिए यहाँ पे कपिंग देखने को मिलेगी। 3C साइन कपिंग देखने को मिलेगी क्योंकि एस्पायरेशन की वजह से जो ट्रेकिया है वो स्टिमुलेट होगा और कपिंग होगी। उसके बाद में चोकिंग होगी। चोकिंग क्योंकि आगे जाके जो इसोफेगस है वो एट्रेसिया का रूप ले रही है, आगे बंद है तो फूड आगे नहीं जा पाएगा, और चोकिंग मतलब बड़ा कंडीशन में आगे, मतलब एक तरह से आगे पुल है इसोफेगस, आगे जाने का रास्ता नहीं है तो चोकिंग की कंडीशन होगी, रुकावट महसूस होगी आगे। साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी क्योंकि एस्पायरेशन होगा, एस्पायरेट होके जो भी मिल्क है, फ्लूइड है, वो लंग्स में जाएगा और वहाँ रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो साइनोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट इसमें आगे जाके सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू इन दोनों कंडीशन को ट्रीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखा हमने यहाँ पे, जिसमें 3C साइन के बारे में पूछा था। जो कपिंग, चोकिंग और साइनोसिस तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं 3C साइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये भी पाइलोरिक स्टेनोसिस भी एक इम्पोर्टेंट डिजीज है, यहाँ से भी हर बार एक क्वेश्चन बन सकता है और बनता है। ऑप्शन ए है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द असेसमेंट फाइंडिंग। इनमें से कौन सा पाइलोरिक स्टेनोसिस की असेसमेंट फाइंडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑप्शन ए है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ऑप्शन बी है ओलिव शेप्ड मास, ऑप्शन सी है डायरिया, ऑप्शन डी है विजिबल पेरास्टालसिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है, मतलब जो पाइलोरस पार्ट है स्टोमक का वो स्टेनोसिस की, मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर मसल होती है ओवर ग्रोथ हो चुकी है और जो आगे जो ड्यूडेनम में जाने का रास्ता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। इस कंडीशन की वजह से जो भी फूड पार्टिकल होते हैं स्टोमक के वो आगे नहीं जा पाते। जो ये स्टोमक है ये पाइलोरस पार्ट है, ये वाला जो ये पाइलोरस पार्ट है इसमें स्टेनोसिस की वजह से ये रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जितना भी यहाँ पे फ्लूइड आएगा वो नॉर्मली आगे नहीं जा पाता है। जो सर्कुलर मसल होती है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। ओवर ग्रोथ की वजह से आगे नहीं जा पाता है। जो भी फूड होता है, फूड पार्टिकल होते हैं, फ्लूइड होता है, मिल्क होता है, जो कुछ भी होता है जो बच्चा इंटेक करता है वो आगे नहीं जा पाता है नॉर्मली। और यहाँ फुलनेस होने की वजह से आगे
नहीं जा पाता है और फुलनेस की वजह से वोमिटिंग होगी। जो वोमिटिंग होगी वो फोर्सफुल वोमिटिंग होने की वजह से, ये फोर्सफुल वोमिटिंग को ही प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। जो यहाँ फोर्सफुल वोमिटिंग होगी उसी को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। और नॉन बाइलस होगी वोमिटिंग, क्योंकि यहाँ जो बाइल फ्लूइड है वो स्टोमक में नहीं आता है, वो ड्यूडेनम में जाके मिलता है, बाइलरी डक्ट के थ्रू जाता है। जो स्टोमक की जो वोमिटिंग होगी वो नॉन बाइलस होने वाली है, नॉन बाइलस वोमिटिंग होगी। ओलिव शेप्ड मास देखने को मिलेगा। जो ये यहाँ पे ओवर ग्रोथ हुई है, वहाँ जब भी पाल्पेट करेंगे तो ओलिव शेप्ड मास देखने को मिलेगा। ओलिव शेप्ड मास देखने को मिलेगा। और जो यहाँ से फूड पार्टिकल आगे जाएंगे तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से जो पेरास्टाल्सिस देखने को मिलेंगे वो फोर्सफुल पेरास्टाल्सिस लेफ्ट टू राइट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से फूड पार्टिकल प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उसकी वजह से जो यहाँ से विजिबली देखने को मिलेंगे पेरास्टाल्सिस मूवमेंट लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो ये हमें तीनों चारों कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। इसमें मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना भी एसिड है स्टोमक का वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ मेटाबॉलिक एसिड एल्कोलिसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा रिगर्जिटेशन, बार बार फूड का इसोफेगस से ऊपर आना रिगर्जिटेशन कहलाता है, क्योंकि आगे स्टेनोसिस की कंडीशन है, फूड पार्टिकल आगे नहीं जा पा रहा है तो बार बार रिगर्जिटेट होगा। नॉन बाइलस वोमिटिंग होगी। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि वोमिटिंग हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होना तय है। तो यहाँ हमने पाइलोरिक स्टोनोसिस की कंडीशन देखी। इसमें ये डायरिया की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। डायरिया, क्योंकि डायरिया कंडीशन देखने को कहाँ मिलेगी, क्योंकि फूड पार्टिकल आगे जा ही नहीं रहा है, वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल रहा है बार बार, तो डायरिया की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। इनमें तीनों ही कंडीशन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ओलिव शेप्ड मास और विजिबल पेरास्टाल्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखने को मिलते हैं। और एक प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इस क्लासिकल साइन माना जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। तो यहाँ हमने पीडियाट्रिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे, जितना हो सका मैंने आपको टॉपिक से को रिलेट करके समझाने की कोशिश की। अगर आपके समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के लिए चैनल से जुड़े बेल आइकन दबाकर ज़रूर जाए। थैंक यू।